प्रणाम सभी को। प्रणाम। मुझे मैम प्रेयर स्टार्ट कीजिए। गहरा लंबा श्वास भरेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधित पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमय बंधनाय मृत्युर्मोक्षीमामृतम्। ओम शांति शांति शांति। Rub your palms, touch your eyes and open your eyes with a smile. मंजू मैम, आपने जो मंत्र बोला था उसको सही करेंगे क्योंकि महामृत्युंजय मंत्र बहुत वो मेरा पहले भी गलत कुछ हुआ था तो मैं इसलिए आज वापस यही प्रेयर की उनका गलती पता चले। नहीं कोई बात नहीं। जो बंधनान बोलेंगे, जब एक साथ बोलते तो बंधनान बोलेंगे और माँ अमृतात बोलेंगे। माँ मृतात नहीं, माँ मृतात का मीन्स होता है मृत्यु की ओर और माँ अमृतात मीन्स होता है मृत्यु से अमरता की ओर। ठीक है, तो महामृत्युंजय मंत्र करते ही हैं कि नया जीवन मिले, स्वास्थ्य मिले, यश मिले, कीर्ति मिले, समृद्धि मिले। ठीक है, तो माँ अमृतात लगता एक साथ है लेकिन जो उच्चारण होता है माँ अमृतात बोला जाता है। ठीक है, चलिए। माँ पर आ की मात्रा होगी कि बिना आ की मात्रा के? माँ अमृतात की माँ अमृतात? मतलब आ को अलग कर ले जाएंगे, माँ अमृतात। ठीक, उसको माँ मृतात, जैसे अभी हम लोग माँ बड़ा बोल दिया और माँ मृतात बोल देते तो क्या बोला, माँ अमृतात बोल रहे। ठीक है, तो ये क्या है, ये उसका जो हम लोग जिस भाव से पढ़ते, क्योंकि महामृत्युंजय मंत्र और गायत्री मंत्र कैसे हैं, पूरे यूनिवर्स के पूर्ण मंत्र हैं जो हमें, जिससे सब कुछ मिलता है। ठीक है, ठीक, बहुत ध्यान से कॉन्शियसली जब बोलेंगे तो कुछ दिन ध्यान रखेंगे, फिर आपको ध्यान आ जाएगा कि हमको यहाँ पर ये करना है, बोलना है। ठीक है, चलिए आज हम लोग देखेंगे टीचिंग स्किल्स। एक बार अपना सिलेबस ओपन कर लेंगे, प्रैक्टिकल पार्ट में जाएंगे। इसमें देख रहे हैं हम लोग कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, टीचिंग लेवल्स, क्वालिटीज ऑफ योग गुरु, योग लेवल्स ऑफ लर्निंग, विद्यार्थी, शिष्य, मुमुक्षु, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ टीचिंग मेथड्स एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग देम, sources of teaching methods, role of yoga, teachers and teacher training, techniques of individualized teaching, techniques of group teaching, techniques of mass instructions, organization of teaching, time management and discipline, etc. शिक्षण कौशल, योग सिखाने की विधियाँ, शिक्षण और सीखने की अवधारणा और सिद्धांत, शिक्षण स्तर, योग गुरु के गुण, सीखने के यौगिक स्तर, विद्यार्थी, शिष्य, मुमुक्षु, शिक्षण विद्यार्थियों का अर्थ, शिक्षण विधियों का अर्थ और दायरा और उन्हें प्रभावित करने वाले कारक, शिक्षण विधियों के स्रोत, योग शिक्षकों की भूमिका और व्यक्तिगत शिक्षक प्रशिक्षण तकनीक, समूह शिक्षण की शिक्षण तकनीकें, सामूहिक अनुदेश की तकनीकें, शिक्षण का संगठन, समय प्रबंधन, अनुशासन आदि के बारे में देखिए। सबसे पहले देख रहे हैं हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। तो शिक्षण क्या है, यहाँ हम सब लोग जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो क्या है, प्रैक्टिकल पार्ट है योग का। ठीक है, कि जब हम लोग योग की क्लास ले रहे हैं या योग का कोई हमसे इंटरव्यू या वाइवा ले रहा है, या तो लेगा कोई हमारा या तो हम लेंगे, दो में से एक ही चीज़ होगी। तो यहाँ पर क्या है कि जो शिक्षण है, टीचिंग और अधिगम शिक्षण क्या है, जो जैसे अभी हम बात कर रहे हैं तो हम आपको क्या दे रहे हैं, शिक्षण दे रहे हैं। ठीक है, अधिगम लर्निंग क्या है, आप हमसे भी सीख रहे हैं और हम आपसे भी सीख रहे हैं। सीखना दोनों तरफ से होता है, शिक्षण वन वे हो सकता है लेकिन लर्निंग टू वे होती है। ठीक है,
जितना अच्छे ढंग से हम पढ़ाएंगे, यदि आपको उसका लाभ मिलेगा तो उससे अधिक हमारे ऊपर भी उसका लाभ आएगा, बेनिफिट आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हम जितना ढंग से पढ़ाएंगे तो हमारे अंदर पढ़ाने की जो क्षमता है वो विकसित होती जाएगी, निखरती जाएगी और आपको आसानी से समझ में आता जाएगा। तो जो शिक्षण है, टीचिंग है, वो वन वे हो सकती है, लेकिन जो लर्निंग है वो हमेशा टू वे होती है, दोनों साइड से होती है। मान लो हम आपका वाइवा ले रहे हैं, तो वाइवा हम आपका कब ठीक से लेंगे? जब हमें सूर्य नमस्कार सही पता होगा, तभी तो हम आपसे सही से पूछ पाएंगे क्वेश्चन। तो ये क्या टू वे प्रोसेसिंग है। फिर क्या है इसमें, शिक्षण का अर्थ क्या है? शिक्षण का अर्थ है किसी ज्ञान, कौशल या अनुभव को व्यवस्थित ढंग से दूसरों तक पहुंचाना, ये शिक्षण है। अब शिक्षण में क्या लिखा हुआ? 3 शब्द आ रहे हैं यहाँ पे, ज्ञान भी हो, कौशल भी हो और अनुभव भी हो। ज्ञान का मीन्स हो गया जो हमारा विषय है उसका हमें ज्ञान हो। कौशल क्या है कि कितनी कुशलता से हम उसको व्यक्त कर पाए, ये कौशल में आ गया। अनुभव का मीन्स हो गया जब ज्ञान आपके जीवन में अनुभव का विषय बनेगा तो आपका पढ़ाने पढ़ने का तरीका बदल जाएगा। और जब आप केवल ज्ञान इसलिए ले रहे हैं कि पास हो जाएं, तो जैसा आपने पास होने के लेवल का ज्ञान लिया है तो वो वैसा आपके व्यक्तित्व को बना देगा। और जब आपने ज्ञान इस तरह से लिया है कि ज्ञान जो हम पढ़ रहे हैं ये हमारे अनुभव का भी हिस्सा बने, तो फिर आप उसकी गहराई में जाएंगे। तो ये क्या है कि एक शिक्षक जो जिसका शिक्षण ज्ञान, कौशल और अनुभव तीनों से भरा हो, उसे सही शिक्षक कह सकते हैं। फिर है नेक्स्ट अधिगम। अधिगम का अर्थ जो लर्निंग है, हमारा सीखने की प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति अनुभव, अभ्यास, विचार और शिक्षा के माध्यम से नई जानकारी प्राप्त करता है। तो सीखने में हम हर समय हर बार नया सीखते हैं। जैसे मान लो अभी हम पढ़ा रहे हैं, तो आज हमने जो पढ़ाया है हो सकता है यही टॉपिक हो, यही पॉइंट्स हो, लेकिन कल जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें कुछ डिफरेंट होगा। तो सीखने में भी आपके कुछ डिफरेंट हो जाएगा कि आप कुछ नया सीखेंगे। जब आपने फर्स्ट डे प्राणायाम किया था तो वो उस समय हो सकता है थोड़ा टिपिकल भी लग रहा होगा। अब प्राणायाम यदि करते होंगे तो शायद जिस दिन आप प्राणायाम नहीं करेंगे तो उस दिन आपको एक खालीपन लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि वो आपके जीवन में कुछ भरने का काम कर रहा है प्राणायाम, कुछ उससे आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है। ठीक है, तो यही अधिगम क्या है, जितना हम सही से सीखते जाते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी, अनुभव शामिल होगा, अभ्यास शामिल होगा, विचार होंगे, शिक्षा के माध्यम से नई जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर सिद्धांत देखते हैं। अधिगम की प्रक्रिया क्रमिक होती है। अधिगम की प्रक्रिया मतलब सीखने की प्रक्रिया क्रमिक का मतलब सीखना जीवन भर होता है। ठीक है, जिस दिन से बच्चा जन्म लेता है उस दिन से लेकर के जब तक वो अंतिम सांस लेता है तब तक वो कुछ ना कुछ सीख रहा होता है। फिर नेक्स्ट है इसी में शिक्षण को छात्र की रुचि, क्षमता और योग्यता के अनुसार किया जाना चाहिए। ये भी ध्यान रखने का विषय है कि ये देख लें, मान लो जब हम आपसे जो आज पढ़ रहे हैं ये हम लोगों ने फर्स्ट लेवल में पढ़ा है, लेकिन जब फर्स्ट लेवल की बात हो रही थी तो हम उसको ब्रीफ में समझाते थे। फिर सेकेंड लेवल भी लगभग सिमिलर ही रहा, फिर थर्ड में थोड़ा सा और आगे गए। अब जब फोर्थ लेवल में आए हैं तो और डीप में हमने पढ़ाई की। क्योंकि ये हमारा लेवल बढ़ रहा है और हम एमए के सिमिलर पढ़ाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर और डीप में। तो एक जो शिक्षक होता है, जैसे आप हैं, आपको ये पता चले कि एक स्कूल में योग कराना है और एक पब्लिक में योग कराना है और एक हॉस्पिटल में योग कराना है, तीनों में अंतर है या नहीं? क्लियर अंतर है तीनों के बीच में। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि जिस जगह पर खड़े हैं, जिन लोगों के साथ खड़े हैं, उनके अनुरूप बात करनी है। मतलब विषय योग ही रहेगा, लेकिन अब वो सरल करना है उसको। और मान लो बिल्कुल गांव के लोग हैं तो और सरल करना है, योग ही सिखाना है लेकिन सरल भाषा में, सरल तरीके से, तो फिर वो लोग समझ पाएंगे। और जब आप यही बोलें कि अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है, फिर आपका स्तर अलग हो जाएगा जाकर। ठीक है, तो ये क्या, एक योग जो सही शिक्षक होते हैं, सही टीचर हैं, वो क्या इन बातों का ध्यान रखते हैं। मान लो अभी हमने डॉक्टरेट किया है या आपने अभी लेवल 4 में पढ़ रहे हैं। अब मान लो हम लोगों के घर में कोई गांव का व्यक्ति आ जाए, बड़े बुजुर्ग बहुत सारे परिवार में होते हैं हम लोगों के, तो आ जाए, तो अब वहाँ हम लोगों का ये मतलब नहीं कि हमने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा है। ठीक है,
वहाँ जो हम लोग साधारण जैसे रहे ना वैसे ही ठीक है। तो क्या है, इसका मतलब आप सही रूप से शिक्षित हैं। कुछ लोगों को आपने नहीं पता है कि जहाँ जो लोग नहीं जानते वहाँ अपनी चीज़ों को दिखा रहे होते। तो ये क्या है, शिक्षक, सही शिक्षक या सही योग्यता क्या है, जो हमें जहाँ जिसकी जैसी ज़रूरत है वहाँ उसको वैसे डेमोन्स्ट्रेट करना है, वैसा उसको बताना है। फिर है, शिक्षण का उद्देश्य क्या है, केवल जानकारी देना नहीं है बल्कि जीवन मूल्यों और व्यवहार में परिवर्तन लाना भी है। जब भी हम लोग बात करते हैं तो हमेशा बोलते हैं शिक्षा क्या है, जब शिक्षा में विद्या शामिल होगी। शिक्षा क्या है, केवल हमें रोजगार दे सकती है, लेकिन विद्या क्या है, जो हमें रोजगार भी देती है और हमें आत्मसंतुष्टि भी देती है। क्योंकि जब तक व्यक्ति के जीवन में आत्मसंतुष्टि नहीं आएगी तब तक पूरी दुनिया की सभी चीज़ें मिल जाएं फिर भी उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता है। तो इसलिए क्या है, जीवन मूल्यों और व्यवहार में परिवर्तन लाना शिक्षा का उद्देश्य है। फिर देख रहे हैं शिक्षण के स्तर, टीचिंग लेवल ऑफ टीचिंग। तो शिक्षण को तीन मुख्य स्तरों में बांटा गया, लेवल में डिफाइन किया गया है। सबसे फर्स्ट है मेमोरी लेवल, मतलब मूलभूत जानकारी को याद रखना। जब हम कोई शिक्षक के द्वारा शिक्षण ले रहे हैं तो हमें क्या क्या ध्यान रखना है। पहला, जो उसमें मेन कॉन्सेप्ट है उनको हमें याद रखना है। फिर सेकंड है अंडरस्टैंडिंग लेवल। इसमें क्या है, जो अवधारणाओं का मीन्स होता है कॉन्सेप्ट, तो अवधारणाओं को समझना और उनके अर्थ को स्पष्ट करना। पहले क्या करना है, मूलभूत जो जानकारी है या मूलभूत जो विषय है, डेफिनेशंस हैं या किसी के नेम है, उनको लर्न करना है, फिर याद रखना है, फिर कॉन्सेप्ट को समझना है, फिर है एप्लीकेशन लेवल, फिर जो हमने सीखा है उसको प्रैक्टिकल करना है। तो तीन ही चीज़ होती। पहला क्या है, पहले जो हमारा विषय है उसके मेन हेडिंग्स को माइंड में रखना। कि हम सपोज कभी एग्जाम्पल लेते हैं अष्टांग योग, तो जब हम योग दर्शन में अष्टांग योग की बात करेंगे तो याद रखने वाला कौन सा पार्ट है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंग है, ये याद रखना है। फिर अवधारणाओं को समझने का मतलब क्या है कि यम क्या है, सामाजिक है, नियम क्या है, व्यक्तिगत है, आसन क्या है, हमारे पूरी बॉडी में एक फ्लेक्सिबिलिटी ला रहे हैं, जो हमें प्राणायाम की तैयारी है हमारे लिए, या प्राणायाम से पहले की एक कंडीशन है। फिर प्राणायाम क्या है, प्राणायाम से हमारा जो माइंड है वो बैलेंस में आएगा, जिससे शरीर और मन के बीच में, शरीर और आत्मा के बीच में एक संतुलन बनना स्टार्ट होगा। फिर प्रत्याहार क्या है, जो हमारी 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, उनको अंतर्मुखी करना है, बाहर विषयों से हटाना है। फिर धारणा क्या है, अपने जीवन के लक्ष्य में अपने आप को केंद्रित करना है, जो भी हम जीवन में चाहते हैं, तो वो है धारणा। ध्यान क्या है, जहाँ हम केंद्रित कर रहे थे अब उसी पर अभ्यास करना है निरंतर बिना रुके। वो क्या है, जब लोग पढ़ते हैं ना एक तार ध्यान करना, तो एक तार का मतलब है अपने लक्ष्य को पूरी तरह जीना। फिर समाधि क्या है, अपने लक्ष्य में अपने आप को मिटा देना या समाप्त कर देना। तो ये क्या है, यह है समाधि। तो ये क्या है, यह है कॉन्सेप्ट। पहले क्या था, जानकारी, मूलभूत जानकारी को याद करना, नेम हो गया। फिर अब उसका अर्थ क्या है, प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्या है, वो हो गया सेकंड लेवल, समझ का स्तर या अंडरस्टैंडिंग। अब थर्ड नंबर पे क्या है कि हम उसे जीवन में कैसे अपनाएं। मान लो हमने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह पढ़ रखा है, तो इसको जीवन में कैसे अपनाएं, क्योंकि जीवन में अपनाएंगे तो ही हमें पता चल पाएगा कि जो हम पढ़ रहे हैं वो सही है या नहीं है। हम कितना भी कहें कि आप प्राणायाम आधे घंटे करो, अच्छा लगेगा, लेकिन जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आप कभी नहीं समझ पाएंगे कि इसमें अच्छा लगना है क्या। ठीक है, तो ये हमारा क्या टीचिंग लेवल ऑफ टीचिंग्स है, शिक्षण के स्तर हैं। तो जो 3 स्तरों में शिक्षण को डिवाइड किया गया है। फिर देख रहे हैं हम लोग योग गुरु के गुण, क्वालिटीज ऑफ योगा गुरु। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं देख लेते हैं हम लोग। चाहे वो योग गुरु के लक्षण हो या सामान्य के, वो लगभग सिमिलर होंगे। बस अब इसमें योग में क्या कनेक्ट हो जाता है, यदि प्रैक्टिकल पार्ट की बात करें तो वो कुछ कनेक्ट हो रही है, बाकी का क्या है वो सब सेम है सभी के लिए। जो भी टीचर्स पढ़ाएंगे या कोई उनका सब्जेक्ट होगा तो सबके लिए सिमिलर है। प्राणायाम में मन व्यायाम, तो इसमें फिर हम लोग क्या देख रहे हैं, तो इसमें क्या देखें, एक उत्तम योग गुरु में निम्नलिखित गुण होने चाहिए।
सबसे पहला आत्मानुशासन एवं सात्विक जीवन। ठीक है, इसको हम लोग यदि रेफरेंस बुक उठाकर देखें तो योग दर्शन जब पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर हम लोग पहली लाइन पढ़ते हैं, अथ योगानुशासन। योग का शुभारंभ तभी होता है जीवन में, चाहे वो टीचर हो, शिक्षक हो या विद्यार्थी हो, जब जीवन में अनुशासन होगा। तो पहला अनुशासन कहाँ से आता है? आत्मानुशासन। तो आत्मानुशासन एवं सात्विक जीवन। नेक्स्ट है गहन योग ज्ञान और अनुभव। गहन योग ज्ञान का मीन्स है कि जो आपका विषय हो उसका सही ज्ञान हो और फिर वो ज्ञान अनुभव में भी लाया गया हो। क्योंकि केवल ज्ञान जब होता है और अनुभव में वो ज्ञान नहीं है तो फिर आप अपनी बात करते करते कहीं ना कहीं रुक जाएंगे, या ये कह दें कि आपकी बात में वो प्रभाव नहीं आएगा जो अनुभव के साथ ज्ञान में आता है। फिर नेक्स्ट है करुणा, सहानुभूति और धैर्य। जो योग गुरु हैं या शिक्षक हैं उनके करुणा का मीन्स हो गया, यहाँ पर करुणा कोई ऐसी नहीं दिखानी है कि कोई किसी के ऊपर कृपा करनी है। करुणा का मीन्स केवल इतना है कि विद्यार्थियों की बात को, उनकी भावनाओं को, उनके विषय को ना समझने में जो समस्याएं आ रही हैं उसको ठीक ढंग से समझना है। यहाँ करुणा इस संदर्भ में डिफाइन किया गया है। फिर है सहानुभूति। सहानुभूति का मीन्स क्या हो गया, कई बार कुछ शिक्षक होते हैं, अगर विद्यार्थियों को मान लो 20 विद्यार्थी 20 स्टूडेंट्स किसी क्लास में पढ़ रहे हैं या योग सीख रहे हैं, प्रैक्टिकल वाला पार्ट है, तो कुछ ने जल्दी सीख लिया, कुछ ने देर में सीखा। तो कोई विद्यार्थी देर से सीख पा रहे हैं तो कभी कभी टीचर्स को या जो टीचर हैं उनको गुस्सा आ गया। तो यहाँ ध्यान क्या रखना है, सहानुभूति से तात्पर्य है कि जैसा आप अपने लिए, क्या हम लोगों ने कुछ भी सीखा होगा तो ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ बस एक बार में ही सीख लिया, हो सकता है सीख भी लिया हो, लेकिन हर चीज़ ऐसी नहीं हो सकती कि एक बार में ही सीखी हो। तो ये सहानुभूति रखनी है कि हमें भी कुछ सीखने में, समझने में टाइम लगा है, तो हो सकता है सामने वाले को मेरी बात उसके संदर्भ में उसे समझ में ना आ रही हो, तो हम जिस तरह से हम समझा सकते हैं समझाने का प्रयास करेंगे और सामने वाले विद्यार्थी को जो योग सीख रहे हैं उनको थोड़ा समय देंगे ताकि वो जो विषय समझाया जा रहा है उसको आसानी से सीख पाएँ। धैर्य क्या है? धैर्य का मीन्स है कि जब हम ग्रुप में सिखा रहे हैं या इंडिविजुअल सिखा रहे हैं, प्रैक्टिकल क्लास ले रहे हैं, तो वहाँ पर धैर्य भी रखना है कि जो सिखा रहे हैं उसमें टाइम लगेगा, आज ही सिखाया और आज ही विद्यार्थी सीख जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है व्यवहारिक कौशल। व्यवहारिक कौशल का मीन्स हो गया कि जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं प्रैक्टिकल क्लास लेने में तो वो इतनी इफ़ेक्टिव हो और पॉजिटिव हो कि जिन विद्यार्थियों का मन ना भी हो या जो इतने कुशल ना हो, या ये कहें कि जिनका मन ना लग रहा हो योग करने में, उनका भी धीरे धीरे मन लगने लगे। ये है व्यवहारिक कौशल का पार्ट है। ये सब किसके संदर्भ में बात कर रहे हैं? टीचर के। फिर नेक्स्ट है आदर्श आचरण और नेतृत्व क्षमता। आदर्श आचरण का मीन्स हो गया कि जो टीचर हैं उनके अंदर उनका जो बिहेव है वो एक सधा हुआ बिहेव है। सधा हुआ का मीन्स बैलेंस पर्सनालिटी। ऐसा ना हो कि कभी कुछ जो कुछ जब सामने हम क्लास में हैं तब पेशेंसफुली अपना बिहेव रखें और जो बोलें वो करें। ना कर पाएँ तो कम से कम इतना तो कह ही दें कि ये हमारी गलती हो गई, इसके लिए क्षमा करें। ऐसा ना हो कि जब विद्यार्थी देर से आए तो आप कह दें कि आप देर से आए, और जब हम देर से आए तो हमने कुछ कहा ही नहीं। विद्यार्थियों से कुछ गलती हो जाए तो हमने उनको बता दिया, जब हमसे गलती हो जाए तो हमने एक्सेप्ट ही नहीं किया। तो ये क्या है, जो विद्यार्थी हैं वो ये सब कुछ रीड कर रहे होते हैं कि आपका बिहेव उनके साथ कैसा है, फिर वही फीडबैक आपको मिल जाएगा। नेतृत्व क्षमता मीन्स हो गया कि नेतृत्व क्षमता क्या है कि जो आप सिखा रहे हैं वो कितना कॉन्फिडेंस के साथ सिखा रहे हैं, कितना क्लैरिटी के साथ सिखा रहे हैं, कितना ऑथेंटिसिटी के साथ समझा रहे हैं। और फिर नेतृत्व क्षमता का मीन्स पूरे क्लास का ऐसा माहौल हो कि सबको लगे सब एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे। ऐसा ना लगे कि कोई उसमें से अपने आप को सुपर समझने लगे। ये सब नेतृत्व क्षमता का पार्ट होता है, क्योंकि जब आप ग्रुप में होते हैं तो आपको सबकी क्वालिटीज़ को इंडिकेट भी करना है और जो उनके डिमेरिट्स हैं उन्हें भी इंडिकेट करना है, लेकिन डीमोटिवेट किसी को नहीं करना है। लिसन केयरफुली अगेन
क्वालिटीज़ को इंडिविजुअली विद्यार्थियों को बताना भी है। जो डिमेरिट्स हैं मीन्स जो उनके अवगुण हैं उन्हें भी बताना है, लेकिन ये सब बताते हुए किसी को डिमोटिवेट नहीं करना है कि कंपेयर करें क्लास में, ऐसा कुछ नहीं करना। ये सब किसका पार्ट है? नेतृत्व क्षमता का पार्ट है। फिर नेक्स्ट है संवाद कौशल एवं प्रेरणा देने की क्षमता। संवाद कौशल मीन्स हो गया कि जब आप बातचीत कर रहे हैं, वो जो भी सिखा रहे हैं, चाहे वो हमारा योग प्रैक्टिकल का जो भी पार्ट आपने लिया है, वो उसमें शब्दों का चयन अच्छा हो, विषय से भटके नहीं, क्योंकि बहुत समझदार लोग भी एक गलती कर जाते हैं कि जब पढ़ा रहे होते हैं तो अपने विषय से भटक जाते हैं, कहीं का विषय कहीं चला जाता है। यदि कोई एग्जाम्पल भी देना है तो बस उतना ही देना है, एग्जाम्पल को लेना है जो आपके विषय को कनेक्ट करना है, उसके बाद एग्जाम्पल को वहीं क्लोज कर देना है। तो ये क्या, ये संवाद कौशल का पार्ट है कि आप अपने विषय से भटके नहीं, वापस अपने विषय पर आ जाएं और कोई भी एग्जाम्पल इतना बड़ा ना हो कि आप अपने टॉपिक से ऐसा लगे कि टॉपिक कवर ही ना हो पाए। तो ये ध्यान रखना, ये संवाद कौशल का पार्ट है। फिर है प्रेरणा देने की क्षमता। प्रेरणा देने की क्षमता का मीन्स हो गया जो बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं और जो बच्चे बिल्कुल अच्छा नहीं कर पा रहे हैं बोलने में या प्रैक्टिकल जो भी अप्लाई कर रहे हैं, या जो वो सीख रहे हैं उसको याद नहीं रख पा रहे हैं, तो ये सब में क्या है कि जो अच्छा कर रहे हैं उनके साथ उन्हें जोड़ना है कि आप भी इनके जैसा कर सकते हो, इनसे भी अच्छा कर सकते हो। तो ये क्या है, प्रेरणा देने की क्षमता, क्योंकि प्रेरणा वो माध्यम है जो बिल्कुल जिनके अंदर कुछ करने का साहस नहीं है, उनको भी प्रेरणा के माध्यम से उनके अंदर एक साहस जगाया जा सकता है और उन्हें जो भी क्लास हम ले रहे हैं, कक्षा का जो विषय है, उसे आसानी से सिखाया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यौगिक अधिगम स्तर, यौगिक लेवल्स ऑफ लर्निंग, लर्निंग ऑफ यौगिक लेवल्स। ये क्या है, योग में शिष्य की प्रगति को विभिन्न स्तरों में बांटा गया है। जो अब स्टूडेंट की बात हो रही है कि स्टूडेंट में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। पहले तो अभी हम लोगों ने किसकी देखी, टीचर्स की क्वालिटीज़ देखी। अब हम लोग स्टूडेंट की क्वालिटीज़ देखेंगे कि विद्यार्थियों के क्या गुण होने चाहिए या विद्यार्थी जीवन में किन गुणों की आवश्यकता है। तो फर्स्ट देख रहे हैं हम लोग कि ज्ञान की प्रारंभिक अवस्था जहाँ जिज्ञासा होती है। तो विद्यार्थी क्या है, ज्ञान की वह प्रारंभिक अवस्था जहाँ जिज्ञासा होती है, क्योंकि विद्यार्थी किस लिए आए हैं स्कूल में या आपके पास आए हैं, कुछ सीखने के लिए आए हैं। नेक्स्ट है शिष्य। शिष्य का अर्थ क्या है, गुरु के प्रति समर्पित, आज्ञाकारी और नियमित अभ्यास करता। पहले क्या था, गुरु शिष्य परंपरा थी, अब क्या है, शिक्षक और विद्यार्थी की परंपरा है। योग में हालांकि गुरु बोलते हैं, अभी भी ऐसा नहीं कि नहीं बोलते हैं, लेकिन अभी जो हम लोग नॉर्मल जो कॉन्सेप्ट चल रहा है वो क्या है, शिक्षक और विद्यार्थी है, और पहले क्या था, गुरु और शिष्य परंपरा थी। फिर नेक्स्ट इसी में देखते हैं, तो शिष्य कब अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, जब वो समर्पित भाव से गुरु के समक्ष बैठेगा या बैठेंगे, तब वो ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं और आज्ञा मानेंगे। तो गुरु के अंदर भी एक भाव आता है कि हम कैसे भी करके विद्यार्थियों को जो सिखाना चाहते हैं वो सिखाते हैं। नेक्स्ट है मुमुक्षु। मुमुक्षु मीन्स है मुक्ति की तीव्र इच्छा रखने वाले जिज्ञासु जो आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है। तो ये 3 कैटेगरीज है, इसमें से फर्स्ट नंबर जो अभी प्रेजेंट में हम लोग देख रहे हैं विद्यार्थी, शिष्य जो है वो सेकंड कैटेगरी हो गई, मुमुक्षु वाली जो है ये है जो आत्मज्ञान, ये है सच में सद्गुरु और शिष्य वाली परंपरा, जहाँ पे मोक्ष मुक्ति की बात हो रही है, जो वेद उपनिषद श्रीमद् भगवद गीता में जो पढ़ते हैं ये उसकी बात हो रही है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो हम लोगों को देखना है कि हम कहाँ हैं, विद्यार्थी हैं, शिष्य हैं या मुमुक्षु। तो अभी जो आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वहाँ पर विद्यार्थी रखेंगे और शिष्य रखेंगे, मुमुक्षु वाली बात के कॉन्सेप्ट को माइंड में रखेंगे। अभी ये नहीं कह सकते कि हम लोग इस श्रेणी में आ रहे हैं। नेक्स्ट है शिक्षण विधियों का अर्थ और क्षेत्र। शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी हैं, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ टीचिंग मेथड्स। शिक्षण विधियाँ वे तरीके हैं जिनसे शिक्षक छात्रों को योग सिखाते हैं। सभी को पता है
कोई किसी विधि से सिखा रहा है, कोई किसी विधि से सिखा रहा है। और विधि में एक और भी कॉन्सेप्ट कनेक्ट होता है कि ये विधि किसके द्वारा दी गई है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं या सीखते हैं सूक्ष्म व्यायाम, तो सूक्ष्म व्यायाम किसके द्वारा दिए गए हैं? धीरेन्द्र ब्रह्मचारी द्वारा, आचार्य धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी के द्वारा दिए गए। और हम लोग पढ़ते हैं सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार किसके द्वारा दिए? अब सुबह बताया था, बिहार स्कूल ऑफ योग में है, ठीक, पहले उनका है। और अभी इस बार जब ये आपके इसमें देखेंगे जो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी हैं उनका भी सूर्य नमस्कार इंक्लूड किया है। लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो दो चीज़ों के लिए बिहार स्कूल ऑफ योगा ही रिस्पॉन्सिबल है, सूर्य नमस्कार के लिए और योग निद्रा के लिए। ठीक है, ये दो कॉन्सेप्ट वहीं से, क्योंकि सूर्य नमस्कार क्या है, वैदिक काल से शुरू, जब से यूनिवर्स शुरू हुआ है तब से सूर्य नमस्कार की बात की जा रही है। और जो हमारा योग निद्रा है वो भगवान विष्णु किसमें विश्राम कर रहे हैं? ये जो चतुर्मास चल रहा है योग निद्रा में कर रहे हैं। तो योग निद्रा का मतलब हो गया नींद में है और पूरी यूनिवर्स से कनेक्ट है, तो ये इसको पुनर्जीवित किया गया है। तो ये दोनों चीज़ों के लिए बिहार स्कूल ऑफ योगा ही रिस्पॉन्सिबल है। फिर देखते क्षेत्र, इसमें व्यक्तिगत शिक्षण, समूह शिक्षण, सामूहिक शिक्षण, आंतरिक विकास पर ध्यान देना आदि शामिल है। एक व्यक्तिगत शिक्षण भी होता है कि अकेले विद्यार्थी को सिखाया जा रहा है कई बार। फिर समूह शिक्षण क्या है, ग्रुप में सिखाया जा रहा है। फिर सामूहिक शिक्षण भी हो गया, समूह में जो शिक्षण है उसी का एक दूसरा नाम कह सकते हैं, वो सामूहिक शिक्षण दिया जा रहा है। फिर आंतरिक विकास पर ध्यान देना, अब इसमें डिपेंड ये करता है कि किसके लिए क्या ज़रूरी है। कई बार मान लो कुछ ऐसी सिचुएशन है, जैसे हम लोगों ने बचपन में देखा या खुद में भी देखा कि कुछ बच्चों को ट्यूशन की आवश्यकता होती है, कि उन्हें ट्यूशन पढ़ना होता है, और कुछ बच्चों की किसकी आवश्यकता होती है, कोचिंग की। तो बहुत सारे बच्चे कोचिंग में अच्छा करते हैं, सीखते हैं, और बहुत सारे लोग ट्यूशन में अच्छा सीखते हैं। ट्यूशन में बस इतना होता है कि पूरा स्टूडेंट सेंटर्ड हो जाता है टीचर, कि विद्यार्थी को ही पूरा समझाना है। ग्रुप में क्या होता है कि विद्यार्थी एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, कि सबको जब देखते हैं कि मान लो 10 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं क्लास में, तो उसमें से देखा 5 बहुत अच्छे हैं, तो धीरे धीरे देखेंगे जो 5 और हैं वो उनको देखकर उनके साथ रहते रहते अच्छे हो जाते हैं। तो दो तरह की प्रतिभाएं होती हैं, एक इंडिविजुअल अच्छा सीख लेते हैं और एक ग्रुप में अच्छा सीखते हैं। तो ये डिपेंड करता है जैसे जिसकी सिचुएशन है। तो और योग में करना क्या है, आंतरिक विकास पर ध्यान देना है। आंतरिक विकास का मीन्स क्या हुआ कि जब व्यक्ति सब कॉन्शियस लेवल पर पूरा काम करेगा या ध्यान से योग हम लोग कर रहे हैं, तो योग हम लोग कब सही से कर पाएंगे। बोलते हैं, हमने सुबह भी बोला था कि वहाँ पर आप होल्ड कर पाए ना होल्ड कर पाए ये मैटर नहीं करता है कितनी देर में होल्ड किया, लेकिन ये मैटर करता है कि आप कैसे खड़े हुए, कैसे बैठे, और जब आप कुछ भी परफॉर्म कर रहे थे आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंद, ध्यान में, तो श्वासों का रिदम क्या था। यदि उस रिदम को के साथ आप योग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ये आंतरिक विकास का पार्ट है। ठीक है, क्योंकि एक एक शब्द को टच करते चलेंगे कि यहाँ पर कौन सा शब्द किसके लिए यूज़ हो रहा है, नहीं तो फिर लगे कि आंतरिक विकास यहाँ पर क्या है। ठीक है, तो ये आंतरिक विकास में कनेक्ट हुआ। नेक्स्ट देख रहे हैं शिक्षण विधियों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। सबसे पहला छात्रों की आयु, योग्यता और स्तर, क्योंकि कई बार तो छोटे जो स्टूडेंट हैं उनकी आयु के अनुसार उनका अलग ज्ञान होगा, उनकी क्षमता होगी। फिर योग्यता कैसी है, फिर उनका स्तर कैसा। कई बार बहुत छोटे बच्चे होते हैं पर उनकी योग्यता बहुत अधिक होती है, कई बार बड़े लोग होते हैं तो उनकी योग्यता कम होती है। तो यहाँ पर जब शिक्षण विधियों को प्रभावित कर, जब कोई भी शिक्षण विधि या कोई भी टीचर पढ़ाएगा तो उसमें ये सब मैटर करता है कि छात्रों की आयु क्या है, योग्यता क्या है और उनका स्तर क्या है। फिर क्या है, स्थान और साधनों की उपलब्धता। कई बार होता है कि अच्छे इन्वायरमेंट में जो बच्चे पल रहे होते हैं, बढ़ रहे होते हैं, उनकी सीखने की क्षमता अलग हो जाती है। जो ऐसी जगह पर है जहाँ कोई साधन नहीं है, कोई पढ़ाई लिखाई का माहौल नहीं है, तो वहाँ पर बच्चे, ऐसा नहीं कि योग्यता उनके अंदर कम है, उन्हें माहौल नहीं मिला है, वातावरण नहीं मिला, इस कारण उनकी योग्यता विकसित नहीं हो पाई है। फिर है पाठ्यक्रम की प्रकृति।
अब पाठ्यक्रम कैसा है, कई बार अभी आईएएस में जो इतने यूपीएससी ये सब एग्ज़ाम थे एडमिनिस्ट्रेटिव वाले, इसमें से हटा दिया गया। पहले क्या कर रखा गया था कि इंग्लिश मस्ट कर दी गई थी। बहुत सारे ग्रामीण इलाके के जो बच्चे थे वो इतने इंटेलिजेंट कि यहाँ के लोग क्या उनके सामने बराबरी करेंगे, तो वो किस लिए बैक हो जा रहे थे कि इंग्लिश है वहाँ पर। और अब इंग्लिश हट गया, अब आप देखिए कहाँ से बच्चे टॉप नहीं कर रहे हैं एग्ज़ाम को। तो ये क्या है, ये पाठ्यक्रम की प्रकृति को बदला गया। और यदि केवल इंग्लिश रखा जाता तो ना जाने कितनों की प्रतिभा दब जाती। फिर नेक्स्ट है शिक्षक की शैली और अनुभव। अब जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं उनकी शैली कैसे है, उनका तरीका क्या है पढ़ाने का, और उनका अनुभव कैसा है, ये भी विद्यार्थियों के पढ़ने पर प्रभाव डालता है। कि कई बार शिक्षक की बातचीत ऐसी होती है जो विद्यार्थियों को इंटरेस्ट जगा देती है कि हमें पढ़ना चाहिए, कई बार नहीं होता है तो उनको लगता है नहीं पढ़ना चाहिए। तो ये शिक्षक की शैली और अनुभव पर डिपेंड करता है। फिर समय सीमा का विशेष ध्यान, कि जो टॉपिक जितने समय के लिए है, अब कोई टॉपिक छोटा है तो उसे कम समय में ख़त्म किया जाए, कोई टॉपिक बड़ा है तो अधिक समय में ख़त्म किया जाए। अब इसका एक एग्जाम्पल देते हैं। मान लो अष्टांग योग है, अष्टांग योग पर 2 घंटे भी बातचीत की जा सकती है। अब आपको समय दिया गया 1 घंटे, तो अब आपको 1 घंटे में कंप्लीट करना आना चाहिए। फिर आपको दिया गया समय आधे घंटे, तो आधे घंटे की भी योग्यता हो। एक जो कुशल शिक्षक होते हैं वो समय के अनुसार अपनी स्ट्रेटजी तय कर लेते हैं कि कितनी देर में हम अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। फिर अब आपको पता चला कि केवल 5 मिनट बोलना है तो 5 मिनट के अकॉर्डिंग बोलेंगे। अब पता चला केवल 1 मिनट बोलना है अष्टांग योग में, तो क्या बोलेंगे कि अष्टांग योग किसका पार्ट है, योग दर्शन का है, और अष्टांग योग के 8 जो नाम है उनको बोल दिया, हो गया 1 मिनट का। तो यही अष्टांग योग पर ही बात कर रहे हैं, लेकिन क्या है समय सीमा का मीन्स हो गया कि जो समय है, जितनी देर हमें जिस विषय को बताना है वो समय सीमा के अंतर्गत उसे डिफाइन किया जाना चाहिए। तो कौन कौन सी चीज़ें जो हमारे शिक्षण को प्रभावित करते हैं, जिससे हमारा मन पढ़ने में लग भी सकता है और हट भी सकता है, तो ये वो नंबर्स हैं, इनको ध्यान से आप लोग देख लेंगे। फिर देख लें शिक्षण विधियों के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं, सोर्सेज ऑफ टीचिंग मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं। पहला है तो शिक्षण विधियों के सोर्सेज आप अपने इसमें देखेंगे तो सभी जितने आपके सिलेबस में जो कुछ भी है वो सारे सोर्सेज आते हैं, ठीक है। अब वहाँ पर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए या ऑप्शन में आ जाए तो सिलेबस का पार्ट है, अगर उसमें सिलेबस करिकुलम ऐड कर दिया जाए तो आप उसी को टिक करेंगे जाकर, ठीक है। क्यों करेंगे, क्योंकि वो उसमें सारी चीज़ें हैं आपकी, योग वशिष्ठ भी है, उपनिषद भी हैं, हठ प्रदीपिका भी है, हठ योग का पूरा स्कूल ऑफ हठ योगा ही है उसमें, तो वहाँ सबको कनेक्ट करेंगे। और अलग से अगर पूछा जाए तो जैसे अभी इसको लिखा हुआ योग शास्त्र, पतंजलि योग सूत्र और श्रीमद् भगवद गीता। फिर गुरु शिष्य परंपरा, ये भी क्योंकि सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं, 3 सोर्सेज होते हैं शिक्षण विधियों। पहला शिक्षक, दूसरा शिक्षण और तीसरा विद्यार्थी, या ये कहते हैं शिक्षक, विद्यार्थी और शिक्षण। ये 3 चीज़ें जहाँ होंगी वहाँ शिक्षण होगा। यदि ये 3 चीज़ें नहीं होंगी, इनमें से एक भी कम होगा तो शिक्षण नहीं होगा। फिर है आधुनिक शैक्षणिक मनोविज्ञान। शिक्षक जो भी शिक्षक हैं और वो शिक्षा दे रहे हैं तो उनकी शिक्षा कब लगता है कि इनकी शिक्षा को लिया जा सकता है, यह एक कुशल जो शिक्षक है उसके अंदर या उसको मनोविज्ञान का ज्ञान होना अति आवश्यक है। क्योंकि जो शिक्षक मनोविज्ञान को नहीं समझते हैं, ये ना समझ पाए कि विद्यार्थियों को हमारा टॉपिक समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या विद्यार्थी कुछ और पूछना चाह रहा है, जो हमने विद्यार्थी को समझाया है इससे वो पूरा सेटिस्फाइड है या नहीं है। ये यदि फेस रीडिंग समझ में आती है, बॉडी लैंग्वेज समझ में आती है, तो आप समझ लेना कि एक शिक्षक सफल शिक्षक है, जो भी शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं वो सफल शिक्षक है। फिर है नेक्स्ट व्यक्तिगत अनुभव और प्रशिक्षण कार्यक्रम। व्यक्तिगत अनुभव कैसा है और प्रशिक्षण कार्यक्रम जो हम शिक्षा दे रहे हैं, प्रशिक्षण दे रहे हैं, वो कैसा है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन है कि शिक्षण और प्रशिक्षण में क्या अंतर है। शिक्षण और प्रशिक्षण में क्या अंतर है। शिक्षण तो पढ़ाना यानी
गुरु के द्वारा या शिक्षक के द्वारा पढ़ा, और शिक्षण है सीखना, जिसमें शिक्षक भी सीखता है और शिष्य भी सीखता है। हमने मेरा क्वेश्चन फिर सुनेंगे सब लोग ध्यान से। शिक्षण और प्रशिक्षण, शिक्षण और प्रशिक्षण दोनों में क्या अंतर है, बोलेंगे भारती मैम? शिक्षण सैद्धांतिक ज्यादा होता है और प्रशिक्षण प्रायोगिक और सैद्धांतिक का समन्वय। वेरी गुड। जैसे मान लो हम लोग ने सूर्य नमस्कार के बारे में पढ़ाई की, या हठ योग के बारे में हमने क्या पढ़ा, प्राणायाम के बारे में पढ़ा कि 8 प्राणायाम हैं, नंबर का सीक्वेंस देखा, क्या उनकी टेक्निक्स है, सब कुछ देख लिया, लेकिन प्राणायाम किया नहीं है। तो अभी ये किसका पार्ट होगा, शिक्षण का कि प्रशिक्षण का? शिक्षण। अभी ये किसका पार्ट होगा, शिक्षण का। और जब इसी प्राणायाम को जो हमने पढ़ा है शिक्षण में, इसको जब प्रैक्टिकल करवाया जाए, जैसे आप सुबह कर रहे हैं, तो अब वो किसका पार्ट हो गया, वो प्रशिक्षण। ठीक है, वो प्रशिक्षण का पार्ट हुआ। चलिए अब पढ़िए रेणु जी, स्टार्ट कीजिए। योग शिक्षक की भूमिका और शिक्षक पर प्रशिक्षण। योग शिक्षक न केवल ज्ञानदाता बल्कि प्रेरणादायक मार्गदर्शक होता है। योग शिक्षक का कार्य छात्र को शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से विकसित करना होता है। शिक्षक प्रशिक्षण में प्रायोगिक ज्ञान, नैतिकता, शारीरिक अभ्यास, भाषा कौशल और कक्षा प्रबंधन जैसे विषय शामिल होते हैं। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि टीचर, जब योग टीचर जो हैं वो ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो उसमें उनकी क्या भूमिका है। तो योग शिक्षक क्या लिखा हो, न केवल ज्ञानदाता बल्कि प्रेरणादायक मार्गदर्शक भी होता है, ये भी हम लोग ऑलरेडी पीछे पढ़ चुके हैं। फिर शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, तो ये हम लोगों को क्लियर पता है कि योग क्या है, योगा इज द साइंस ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल। योग क्या है, शरीर, मन और आत्मा का विज्ञान है। नेक्स्ट है शिक्षक प्रशिक्षण में प्रायोगिक ज्ञान, नैतिकता, अभ्यास, भाषण कौशल और कक्षा प्रबंधन जैसे विषय शामिल होते हैं। जब भी प्रैक्टिकल पार्ट आपका होता है तो ये सब कुछ वहाँ कनेक्ट होता है कि आपका ज्ञान भी वहाँ पर, प्रायोगिक ज्ञान की भी बात होगी, नैतिकता, क्योंकि जब आप कुछ कर रहे हैं तो नैतिकता का मीन्स ही है जब आप हमारी बात को सुन रहे हैं, हम आपकी बात को सुन रहे हैं, तो ये सब नैतिकता में ही आता है, मॉरल वैल्यूज़ के अंदर आता है। फिर शारीरिक अभ्यास, प्रैक्टिकल हम करवा रहे हैं और आप हमारे साथ कर रहे हैं। भाषण कौशल का मीन्स हो गया कि हम जो बोल रहे हैं करवाते समय आपको, वो भाषण कौशल का पार्ट हो गया। फिर कक्षा प्रबंधन जैसे विषय शामिल होते हैं। फिर जब आप लगातार करते हैं तो कुछ दिन बाद जब आप यहाँ आए, फर्स्ट डे आपने पढ़ा, तो पढ़ने के बाद यदि आपने सही से पढ़ा तो आपको क्या समझ में आता है कि अब हम भी पढ़ा सकते हैं। ठीक, आपने प्रैक्टिकल क्लासेस ली, यदि आपने सही से ली और आपको फ़ायदा हुआ तो आपको क्या लगता है कि अब हम क्लासेस ले सकते हैं। तो जो इसमें क्या, कक्षा प्रबंधन, तो आप क्या सीखते हैं धीरे धीरे कि कैसे क्लास ली जा रही थी, कैसे क्लास को कनेक्ट किया जा रहा था, कैसे क्लास को मेंटेन किया गया, मैनेज किया गया। तो ये सब क्या है, जब लगातार आपने क्लास ज्वाइन की, उससे आपको बेनिफिट मिला, तो कक्षा प्रबंधन जो हमारा क्लास का मैनेजमेंट या क्लास का अरेंजमेंट है वो भी आप सीख जाते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे व्यक्तिगत शिक्षण की तकनीकें। छात्र की व्यक्तिगत जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अभ्यास करवाना, एक एक करके सुधार करना, अभ्यास की गहराई में जाना, विशेष चिकित्सा या योग थेरेपी में उपयोगी। पहला क्या है कि छात्र की व्यक्तिगत ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए अभ्यास करवाना। व्यक्तिगत ज़रूरतें क्या हैं, मान लो एक छात्र है, वो ऑलरेडी अस्थमा का पेशेंट है, ठीक है, या उसको सर्वाइकल है, स्पॉन्डिलाइटिस है, तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि अभ्यास तो करवाना है, पर उसको वो अभ्यास करवाने हैं जिससे उसकी समस्या दूर हो जाती है। ठीक है, उसको ऐसा नहीं कि जो सब कर रहे हैं उसको वही करवा देंगे, ये सब ध्यान में रखना होता है। अभी हमें क्या लग रहा है कि कर रहे हैं सब लोग, तो सब वही कर रहे हैं, तो हमें पूछ लेना चाहिए जब भी हम ग्रुप में क्लास लें या किसी की थेरेपी करने जाएं तो किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। जब
हम लोग यूनिवर्सिटी में बहुत सारी जगह ये रूल अप्लाई किए जाते हैं, सब जगह तो नहीं पर बहुत सारी जगह एक फॉर्म फिल कराया जाता है। वो जब आप लोग भी जाएंगे तो फॉर्म में क्या क्या फिल करेंगे, पहले उसका हीमोग्लोबिन फिल करेंगे कि हीमोग्लोबिन कितना है, जब भी किसी की प्रैक्टिकल क्लास लेंगे। फिर उसका बीपी मेज़र कर लेंगे, इसका बीपी कितना है, हाई वाला है या लो वाला है। फिर इसका शुगर इसको है या नहीं है। और 4th नंबर पे आता है कि जो इसका हाइट और वेट है वो कितना इक्वल है। ये 4 चीज़ों को करने के बाद ही आप कुछ स्टार्ट करेंगे। यदि आप ये सब नहीं समझते हैं और आपने क्लासेस लेना स्टार्ट कर दिया तो हो सकता है कि आप सफल भी हो जाएं, लेकिन गारंटी नहीं कि सफल हो जाए। पर इन चीज़ों को समझ के किया, चाहे आप किसी को थेरेपी देने जा रहे हो इंडिविजुअल और या ग्रुप में, इन बातों को ध्यान में रखेंगे। फिर है एक एक करके सुधारना। एक एक करके सुधारने का मतलब जो उसकी प्रॉब्लम्स है उसको ध्यान में रखते हुए उसे सिखाना। फिर अभ्यास की गहराई में जाना। अभ्यास की गहराई में जाने का मीन्स हो गया कि फर्स्ट डे जब स्टार्ट करते हैं तो नॉर्मल कर लिया, सेकेंड डे, थर्ड डे जब लगता है कि कोई अभ्यास 1 वीक हो गया है तब हम उसकी गहराई में जाते हैं कि कितना बॉडी के साथ माइंड को स्टेबल करते हुए अभ्यास करते हैं। जब हम लोग अब करते हैं मॉर्निंग में तो आपसे क्या बोलते हैं कि बॉडी और माइंड एक रिदम में आए। तो ये बॉडी और माइंड एक रिदम में आने का मीन्स क्या है, अभ्यास की गहराई में जाना। ठीक है, ये कुछ अलग नहीं है कि जब बॉडी और माइंड एक रिदम में होंगे इसका मतलब कि हम जो कर रहे हैं उसकी डेप्थ में है। जो भी आसन कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं उसकी डेप्थ में। डेप्थ का मीन्स हो गया कि हमारा माइंड बॉडी के साथ एक रिदम में काम कर रहा है। फिर है विशेष चिकित्सा या योग थेरेपी में उपयोगी, कि जो वो सीख रहा है, मान लो हम लोग आपको कुछ भी सिखा रहे हैं तो हम लोग आपको क्या बोलते हैं कि यहीं पर रहते हुए पढ़ते हुए आपको क्या करना है, एक डिजीज़ पर काम करना है। और हर व्यक्ति को पता है कि एक जगह उसका इंटरेस्ट जरूर होगा, नहीं है तो उसे बार बार बताकर उसको समझा रहे हैं कि आप इंटरेस्ट या तो आप अपने से चूज़ कर लीजिए कि किस फील्ड में काम करेंगे, और जब आपको ऐसा लगे कि आप चूज़ ही नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमसे काउंसलिंग करवा लेंगे, हम आपके लिए चूज़ कर देंगे आपकी पूरी पर्सनालिटी देखकर कि आप किस में सफल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इसी को बोल रहे हैं हम लोग कि योग विशेष चिकित्सा या योग थेरेपी में उपयोगी भी है। पढ़ेंगे आगे। समूह शिक्षण की तकनीकें। एक समान स्तर के छात्रों को एक साथ प्रशिक्षण देना, कक्षा या योग सत्र का समय निर्धारित कर अभ्यास कराना, एक दूसरे से सीखने और प्रेरणा प्राप्त करने का वातावरण बनाना। एक मिनट भाती में मारे आपकी बात। एक समान स्तर के छात्रों को एक साथ प्रशिक्षण देना, इससे क्या फ़ायदा रहेगा कि एक समान वाले जब एक साथ होते हैं तो उनको सीखने में आसानी होती है। कई बार होते जो बहुत धीरे कर पा रहे हैं और जो बहुत फास्ट कर पा रहे हैं, तो यदि वो एक साथ नहीं कर पा रहे हैं तो जो फास्ट कर रहे हैं, जो जल्दी सीखते हैं उनको अलग कर दें, जो धीरे सीखते हैं तो इससे क्या होगा कि फिर जो शिक्षक है वो ध्यान से करवा पाएंगे। क्योंकि जब बहुत अच्छे से जो लोग कर रहे हैं और जो धीरे कर पा रहे हैं उनके बीच में एक डिफरेंस आता है तो शिक्षक को भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ का क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। तो अब जो फास्ट कर रहे हैं, जो अच्छे ढंग से कर रहे हैं उनको और आगे बढ़ाना है, जो धीरे कर रहे हैं उनको सही ढंग से समझाते हुए, उनके आसन को ठीक करवाते हुए या जो भी वो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको आराम से समझाते हुए जब उन्हें ठीक से समझ में आ जाए तब दूसरे स्टेप में आगे जाना है। फिर एक कक्षा या योग सत्र का समय निर्धारित कर अभ्यास कराना। कक्षा में नहीं, जीवन में एक बात समझ लीजिए, कुछ भी करिए समय निर्धारित करिए, क्योंकि समय से आगे 1 मिनट भी आपने बढ़ा दिया कुछ भी, या तो आप बता दीजिए कि हम इतना समय बढ़ाने वाले हैं, आप रुक सकते हैं तो रुकिए, पहले से बताइए, लास्ट में बताइए, ताकि किसी को कोई बाध्यता ना रहे कि नहीं रुकना ही है, या अब हमारा कोई काम जो हमें करना था वो हम कर नहीं पा रहे हैं। तो जो समय है वो कोई भी काम करें उसमें समय बिल्कुल फाइनल डिसाइड करके रखें कि इस टाइम पर ये काम शुरू होगा और इस टाइम पे ही पूरा हो जाएगा। और बाई चांस कभी इफ बट हो जाए तो दोनों हाथ जोड़िए और क्षमा मांग लीजिए कि समय खराब किया है, क्योंकि किसी का भी समय खराब होता है तो ये किसी भी शिक्षक के लिए ठीक नहीं, और शिक्षक के लिए नहीं, मनुष्य के लिए ठीक नहीं है। ठीक है, तो
जो भी कुछ सिखाएं, कोई भी कक्षा लें, कुछ भी करें, जब भी आप थेरेपी देने जाएं तो एक टाइम डिसाइड करके जाएं, इतना टाइम, फिक्स टाइम, 20 मिनट, 30 मिनट, 15 मिनट, 40 मिनट, जो आपको लगता हो, वो पहले से सामने वाले को पता हो कि इतनी देर ये काम करना है, तो वो माइंडसेट करके रहेगा। और ऐसा नहीं किया तो हो सकता है कोई व्यक्ति करवा ले, लेकिन वो फिर उसका इंटरेस्ट कम हो जाएगा। तो क्या है, समय का विशेष ध्यान रखें, इसी का नाम है अथ योगानुशासना। फिर नेक्स्ट है एक दूसरे से सीखने और प्रेरणा प्राप्त करने का वातावरण बनाना, कि जो भी ग्रुप में सीख रहे हैं विद्यार्थी एक दूसरे से, वो सब एक दूसरे से कुछ सीखें, ऐसा माहौल हो। ऐसा ना हो कि अभी उन्होंने पीछे बोला था, जो इससे पहले स्लाइड में देखा, कि कोई डीमोटिवेट ना हो, एक दूसरे से, एक दूसरे को मोटिवेशन मिले, एक दूसरे से नया सीखें। और एक टीचर की एक क्वालिटी होनी चाहिए कि चाहे वो 100 बच्चों को सिखाए या 10 बच्चों को या 200 बच्चों को, ये हमेशा बताकर रखना चाहिए कि हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक है, हर व्यक्ति, हर विद्यार्थी अपने आप में यूनिक है। तो कोई विद्यार्थी एक दूसरे जैसा बन ही नहीं सकता है। तो क्या करना है, जिसका जो पोटेंशियल है, जिसके अंदर जो कैलिबर है, उसको निखारना है। जब आप ये बात कक्षा में बार बार बोलेंगे तो विद्यार्थियों को ये बात बहुत जल्दी समझ में आ जाती है कि मेरे अंदर का कैलिबर क्या है, तो हमें उस पर काम करना है, ना तो किसी से फिर जेलसी क्रिएट करनी है और ना किसी से कंपेयर करना है। तो ये कक्षा को बहुत स्ट्रॉन्ग बना देता है। अब बोलेंगे भारती मैम, बोलेंगे भारती मैम। हीमोग्लोबिन लो हो तो फिर क्या करवाना सही रहता है, वो मैं जानना चाहती हूँ। वो तो भारती में एक अलग पार्ट हो गया करवाने में हीमोग्लोबिन का, लेकिन हमने बताया कि जब भी आप किसी को करवाएंगे ग्रुप में, कभी थेरेपी देने जाएंगे, कॉलेज में कहीं जाएंगे, करवाने से पहले यदि आपने ये चीज़ें फिल करा ली, समझ ली, या तो आप इतना आपका कॉन्फिडेंस आ जाए कि आप सामने देख के समझ जाओ, ठीक है, और नहीं समझ पाए हो तो फिर आप एक पॉइंट और लिखेंगे इसी पे, 5th नंबर का पॉइंट है, वो है कि रिसेंट में कोई सर्जरी ना हुई। रिसेंट में ये बस 4-5 चीज़ें आपने पूछी तो सामने वाला इतना तो समझ जाएगा कि ये जो भी व्यक्ति आया है ये अनुभव वाला व्यक्ति है, ठीक है, केवल ज्ञान प्राप्त किया हुआ व्यक्ति नहीं आया। अब रही बात हीमोग्लोबिन की, तो हीमोग्लोबिन डाइट से भी ठीक किया जा सकता है। दूसरा, 3 मंथ्स यदि रेगुलर में डाइट के साथ क्या करना है, अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम करना है 20 मिनट चेन सिस्टम में, तो वो आपके हीमोग्लोबिन को आइडियल हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, लेकिन डाइट के साथ। अब वो देख लेंगे कि डाइट किस प्रकृति का व्यक्ति है और फिर उसकी डाइट को चेक कर लेंगे, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी डाइट है, वो फ्रूट्स का भी पार्ट है, फूड का भी पार्ट है, तो उसको देख लेंगे कैसे करना है। और अलग से कुछ पूछना हो तो फिर आप सब अपना पूरा तैयार कर लेंगे, तो हीमोग्लोबिन का पूरी एक क्लास ही आपके ले लेंगे, ठीक। बहुत सारी ऐसी चीज़ें अभी पड़ी हुई हैं, आपने और भी कुछ 1-2 क्लासेस के लिए कहा था, वो देखते हैं, जैसे बन जाता है फिर लेते हैं उसको, ठीक। चलो अब पढ़ेंगे आगे। सामूहिक शिक्षण की तकनीकें बड़ी संख्या में लोगों को योग सिखाना, जैसे योग दिवस, शिविर आदि। माइक, मंच, संकेत, पोस्टर आदि का प्रयोग, सीमित समय में अधिक अभ्यास कराना। बड़ी संख्या में लोगों को योग सिखाना, योग दिवस आदि शिविर, तो अभी इस बार हेमंत भैया ने भी बोला था कि सब लोग जो जहाँ पर हों वो सब, चाहे वो एक लोगों को सिखाएं, ग्रुप में सिखाएं, सब सिखाएं, ठीक। सिखाने से क्या होता है, एक तो हमारा हेजिटेशन दूर होता है, दूसरा जब आप सिखाते हैं उस दिन आपको पता चलता है कि हमारा नॉलेज क्या है, ठीक है, तभी पता चलता है। ऐसे तो हमेशा लगता है सब चीज़ हमें आती है, लेकिन जब आप सिखाते हैं उस टाइम पे तो ऐसा लगेगा कि जो चीज़ें बड़ी सरल थी वो भी को ध्यान ना है। क्यों ध्यान में नहीं आती, जब वो हमारे प्रैक्टिकल का पार्ट नहीं बनती है जब तक, तब तक वो ध्यान में नहीं आती, अदरवाइज ध्यान में आ जाती है। फिर है माइक, मंच, संकेत, पोस्टर आदि का प्रयोग करना, ताकि माइक है तो हमारी आवाज़ सही पहुंचेगी, मंच ठीक है तो लोग हमें ठीक से देख पाएंगे। संकेत का मीन्स है कि जो हम जिस तरह, मान लो हमने कहा पिट्यूटरी ग्लैंड, तो अब हम हाथ नीचे हैं और पिट्यूटरी ग्लैंड बोल रहे हैं तो नहीं समझ में आएगा, आपने पिट्यूटरी ग्लैंड आज्ञा चक्र बोला तो क्लियर हो जाएगा, यह है संकेत। फिर है पोस्टर।
पोस्टर के माध्यम से हमने दिखा दिया। मान लो चक्रास को हम बता रहे हैं तो पोस्टर लगा हुआ है तो उसमें दिखा दिया हमने। तो ये सब के हैं, इन सब के माध्यम से क्लास को एट्रैक्टिव बनाया जा सकता है और सरल बनाया जा सकता है। फिर इस सीमित समय में अधिक अभ्यास कराना। अधिक अभ्यास का मतलब ये नहीं कि सब कराना, अधिक का मतलब है कि सिस्टम से अभ्यास को कराते जाना। उनके बीच में ना बहुत अधिक गैप नहीं रखना है। मान लो कोई हमने अभ्यास करवाया, सिंपल अभ्यास है, आसन है, तो उनके बीच रेस्ट नहीं दिया। लेकिन हमने सूर्य नमस्कार करवाया तो उसके बीच में रेस्ट देना है। जब दूसरा करवाएंगे तो वहाँ पर रेस्ट देना है। तो जब टफ आसन देखेंगे वहाँ रेस्ट करवाना है, जब टफ आसन नहीं है तो वहाँ रेस्ट नहीं करवाना है। शिक्षण का संगठन, समय प्रबंधन। अभ्यास का समय, योग सत्र की अवधि, विराम आदि को पूर्व नियोजित करना। अनुशासन, समय पर उपस्थित रहना, अभ्यास नियमों का पालन करना, मौन, स्वच्छता और मर्यादा बनाए रखना। ठीक है, तो ये क्या है, समय प्रबंधन का मीन्स हो गया। अभी हमने ऑलरेडी आपसे बताया कि जो कुछ भी हम करने जा रहे हैं उसका टाइम पहले डिसाइड हो कि कितनी देर का प्रोग्राम, ताकि जो उसमें आने वाला जो भी है, जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं, वो अपना माइंड सेट करके आए कि इतनी देर का प्रोग्राम है, यदि हम अटेंड कर सकते हैं तो हम जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे। फिर अनुशासन मीन्स क्या है कि समय पर उपस्थित रहना, मतलब जो योग टीचर है वो समय पर उपस्थित हो, अभ्यास नियमों का पालन करें। फिर है मौन, स्वच्छता और मर्यादा को बनाए रखें। जब योग की क्लास हो तो बहुत अधिक ना बोले। मान लो आप करवा रहे हैं ध्यान और आप इतने इंस्ट्रक्शंस देने जा रहे हैं तो सुनने वाले का ध्यान लगेगा कहाँ से? ठीक, इस बात को बहुत विशेष ध्यान रखेंगे। एक बार हम लोगों ने एक एग्ज़ाम दिया ओपन यूनिवर्सिटी में, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में। वो मेडिटेशन का पूरा सेशन था, उसमें करीब 500 के आसपास लोग थे। नहीं सॉरी, 500 नहीं थे, 200 के आसपास लोग थे, 500 नहीं थे, गलत बोला। तो उसमें क्या हुआ कि जब ध्यान करवाया जा रहा था तो जो इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे थे वो इतने दिए जा रहे थे, और जो उनके साथ थे सहयोगी लोग, वॉलंटियर्स, वो कहते सीधे बैठो, हिलो नहीं, गहरी सांस लो, कम सांस लो। तो हमको बहुत देर से इरिटेशन हो रहा था। हमने सोचा ऐसे अगर कोई बातचीत इतनी तेज़ होगी तो ध्यान तो यहाँ कुछ लगेगा ही नहीं। तो थोड़ी देर के बाद एक कोई व्यक्ति जो पहाड़ों की तरफ से आए थे, वहीं से रुद्र, पता नहीं क्या पड़ता, रुद्रपुर पड़ता है, तो उन्होंने बोला, उन्होंने सच में बोला, खड़े होकर बोला, उन्होंने कहा कि ऐसा है, अगर ऐसे ध्यान लगने लगे तो लोग ध्यान में तो कभी नहीं बैठेंगे। ठीक है, ये इसलिए बताया, एग्जाम्पल हमको याद आया जीवन, तो अपने जीवन का, कि ये सब चीज़ें जब योग अभ्यास कराएं तो बहुत बोले नहीं। एक शिक्षक की ये क्वालिटी होनी चाहिए, जो बताना है पहले आप बता दें, क्योंकि हम आपको कितना भी बताएं, जब आप करेंगे अनुभव तो तभी आएगा आपका। तो वहाँ आप बता दें और फिर आप खुद से, जैसे हम आपसे बार बार कहें आप सीधे बैठो, सीधे बैठो, सीधे बैठो, तो उसकी जगह हमने सीधे बैठना आपको बोल दिया और फिर हम सीधे बैठे हैं। तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ते, 15 दिन में आप सीधे बैठने लगेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, यही हमें ध्यान रखना है। ये जरूरी नहीं कि ये मेरा नॉलेज ठीक है, पर आप इससे भी अच्छा कुछ आपके माइंड में आप वो करें। पर ध्यान रखना है कि जब भी कोई प्रैक्टिकल क्लास हो वहाँ पर बहुत अधिक नहीं बोलें, तो देखेंगे आपकी क्लास बहुत इफेक्टिव जाएगी। जब भी आप किसी की थेरेपी करें, बस टू द पॉइंट बात करें। आप देखना आपकी थेरेपी लेने वाले व्यक्ति बहुत इंटरेस्टिंग वे में थेरेपी लेंगे। योग शिक्षण केवल आसनों और प्राणायाम तक सीमित नहीं है। यह एक समर्पित, अनुशासित और आत्मिक प्रक्रिया है, जिसमें गुरु और शिष्य दोनों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। शिक्षा विधियों का चयन विद्यार्थियों की आवश्यकता, योग की परंपरा और आधुनिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए।
तो इसमें अभी हम लोगों ने आज क्या देखा, जो शिक्षण से संबंधित जो प्रैक्टिकल क्लासेस से रिलेटेड जितने भी रूल्स और रेगुलेशन थे उनके बारे में देखा। अब एक बार जो कुछ भी आपने अभी स्क्रीन पर देखा उनको ध्यान से पढ़ लेंगे, क्योंकि इसमें कुछ भी टफ नहीं है। बस केवल इसमें टफ क्या है कि आपको जो पूछा जाए उसका आंसर पता होना चाहिए, ठीक है। वहाँ पर बस इतना ध्यान रखना, बाकी उसके अंदर का जो विषय कंटेंट है वो इतना ईजी है, वो आप सबको ऑलरेडी पता है, तो वो ध्यान में रखेंगे। अब नेक्स्ट आते हैं, अभी जो भी हम लोगों ने पढ़ा, यहाँ किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर हम भारती मैम के कुछ क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, एक इसमें देखेंगे अपने टीचिंग स्किल वाले पार्ट में 5th नंबर पे लिखा हुआ है प्रणिपात, परिप्रश्नेन और सेवा। ये श्रीमद् भगवद गीता में 4th चैप्टर का शायद 34 नंबर का, बिल्कुल कंफर्म नहीं है लेकिन शायद है 34 नंबर का श्लोक है। इसमें गुरु और शिष्य के बारे में दिया हुआ है कि एक विद्यार्थी, कौन विद्यार्थी अपने गुरु से शिक्षा लेने में या ज्ञान लेने के योग्य है। तो क्या क्या विद्यार्थी के जीवन में होना चाहिए? प्रणिपात, ठीक। प्रणिपात का मीन्स हो गया प्रणाम, विनम्रता। फिर है परिप्रश्नेन। परिप्रश्नेन का मीन्स हो गया कि अवसर देख कर बोले, पूछे। इतना इंटेलिजेंट लोगों के अंदर का ये दुर्गुण होता है कि उन्हें यही नहीं पता है कि अवसर देख कर बोलना है। आप ये देख लो कि बात पूरी हुई है तब बोलना है या बात पूरी नहीं हुई है तभी बोलना है। आम जीवन में भी देखा होगा कि बहुत सारे लोग बात पूरी ही नहीं हुई है। एक तो हुआ हंसी मजाक में तो चल जाता है, वो तो होता है कि हमें पहले कहना आपको पहले कहना, वहाँ तो चल जाएगा। लेकिन जब सीरियस बात हो, कोई गंभीर विषय हो, गंभीर का मतलब विषय गंभीर ये नहीं है, गंभीर का मतलब है कि ये स्टडी कर रहे हैं तो ध्यान रखने वाला विषय है, तो वहाँ पर हमेशा क्या रखना है कि जब लगे कि बात पूरी हो गई, अब इसके बाद अपने प्रश्न को पूछना ठीक है। ये सब क्या है? विद्यार्थियों के सद्गुण है। तो क्या होगा, ऐसे विद्यार्थी जीवन में कुछ सीखेंगे, गुरु से शिक्षा ले पाएंगे। फिर है जो हमने सीखा है गुरु से, उसको सेवा भाव में व्यक्त करते हैं। सेवा भाव का मतलब जो हमने सीखा है वो प्रैक्टिकल हमारे जीवन में दिखना चाहिए। मान लो गुरु जी ने हमें सत्य बोलना सिखाया है, ठीक है, हमें यम के बारे में बताया है, तो ये सत्य कहाँ बोलना है? जब गुरु जी ने हमसे कुछ पूछा और हमने कोई गलती की है तो वहीं सत्य बोल देना है कि हमने गलती की है। सत्य बोलने का कोई ये नहीं कि अलग से एक पैराग्राफ डिज़ाइन किया जाएगा या अलग से कोई एक फील्ड तैयार किया जाएगा। सत्य का मतलब है जो हमें कहना है, जो हैं जैसे हैं वो हमने वहीं व्यक्त कर दिया, ठीक है, ये सत्य से मतलब है। तो सेवा का मतलब दूसरा क्या है, जो हमने सीखा है, मान लो हमने सीखा कि सेवा करना है, तो जो हम सीख रहे हैं तो सेवा क्या होता था, वो टाइम कौन सा था? गुरु और शिष्य की परंपरा में था। तो जो माता पिता थे वो क्या करते थे, वो सोचते थे जो हम नहीं बना पाए हैं तो वो आश्रम में जाकर अपने बच्चों को, जो भी गुरुजी हैं शिक्षा दे रहे हैं, विद्या दे रहे हैं, उनको समर्पित भाव से देकर आते थे, ठीक है। तो समर्पित भाव से देने का मतलब कि वो वहाँ पढ़ भी रहे हैं और जो कुछ पढ़ रहे हैं उसको वहाँ सेवा के भाव में व्यक्त भी कर रहे हैं, ठीक। तो ये तीनों चीज़ें क्या हैं, एक विद्यार्थी को अपने सद्गुरु से, गुरु से शिक्षा या विद्या लेने में समर्थ बनाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट इसी में कुछ और भी चीज़ें हैं। नीचे देखते हैं सी वाला पार्ट भी है टाइम लोगों के पास, असेसमेंट स्किल्स लिखा हुआ है, ठीक है। टीचिंग वाला भी हम लोगों ने देखा। अब देखते हैं असेसमेंट स्किल्स में कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट, असेसमेंट, टेस्ट एंड इवेल्यूशन। इवेल्यूशन, इट्स मीनिंग, डेफिनेशन, नीड, स्कोप एंड पर्पस। तो इसको देख लेते हैं कि असेसमेंट स्किल्स क्या क्या हो सकती हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट क्या क्या हो सकते हैं, असेसमेंट, टेस्ट एंड इवेल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं। इस समय अभी आपके इसमें तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन आपको बता दें, जैसे किसी का मेंटल हेल्थ देखना है, ठीक है, योग में सबसे ज़्यादा किसका ट्रीटमेंट होता है? मेंटल हेल्थ का ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि व्यक्ति का माइंड ठीक है तो वो पूरा ठीक है, ठीक है। इसीलिए माइंड को कहाँ रखा गया है? बॉडी, माइंड एंड सोल। माइंड ठीक है तो सोल भी सेटिस्फेक्शन मोड में होगी और माइंड ठीक है तो बॉडी भी सेटिस्फेक्शन मोड में होगी, ठीक है। और माइंड को कंट्रोल में कौन लेता है? प्राणायाम लेता है,
माइंड को कंट्रोल में कौन लेता है? प्राणायाम लेता है। तो इसलिए प्राण और जो है हमारा माइंड वो कोरिलेट है, करते हैं एक दूसरे को। इफेक्ट कहाँ आता है? दोनों साइड आता है, बॉडी पर भी आता है और सोल पर भी आता है। ठीक, पहली चीज़ क्लियर हो गई। अब देखते हैं इसमें इवैल्यूएशन की बात हो रही है, इवैल्यूएट कर रहे हैं इसको। ठीक है, इवैल्यूएट मीन्स होता है किसी को का मूल्यांकन करना। फिर टेस्ट क्या है? टेस्ट यहाँ पर नहीं दिए हो लेकिन हम आपको बता रहे हैं। इसमें एक तो टेस्ट है, जैसे मान लो एग्ज़ाम लिया, तो एग्ज़ाम भी आपका क्या? असेसमेंट ही है। अभी आप जो पढ़ रहे हैं एक वो हो गया। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम वो भी आपका असेसमेंट है। मान लो हेमंत भैया आपका लेते हैं, मॉक टेस्ट ले रहे हैं, वो भी आपका असेसमेंट है। ठीक है, अभी हम कुछ पढ़ाकर पूछ रहे हैं, ये भी असेसमेंट है। तो कई तरीके हैं। ठीक है, अभी आपका कोई ऐसी चीज़ मान लो हमने कहा कि बुक से किस बुक का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सपोज हमने कहा कि जो 8 प्राणायाम है सूर्यवेदी से शुरू हुआ और लास्ट में मूर्छा और प्लावनी है, किस बुक का कॉन्सेप्ट है? ये भी असेसमेंट है। असेसमेंट का मीन समझ पा रहे हैं असेसमेंट क्या है? ठीक है, तो ये असेसमेंट है। अब दूसरा जो हमारा जो मेंटल हेल्थ है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे बहुत सारे टेस्ट होते हैं, स्केल्स होते हैं, इन्वेंट्रीज होती हैं। ठीक है, तो उसके बारे में आप बहुत नहीं पता है, कोई बात नहीं, कि उसका एक एग्जांपल दे रहे हैं। इतना सब लोगों ने सुना होगा कि इस समय लोग बच्चों को करियर काउंसलिंग के लिए ले जाते हैं, तो कुछ उनसे टेस्ट फिल कराए जाते हैं। ठीक है, ताकि ये फाइनल कर लिया जाए कि बच्चा किस फील्ड में अच्छा कर सकता है। ठीक है, तो ये सब क्या? ये टेस्ट होते हैं, असेसमेंट होते हैं कि उनके अनुसार। जैसे मान लो अभी मेरे पास कोई बच्चा आया, तो हमने उसको, मेरा मेंटल हेल्थ ही वर्क है, काउंसलिंग मेरी इसी पर है, तो हमने बच्चे को देखा कि बच्चे को स्ट्रेस हो रहा है या उसको डिप्रेशन हो रहा है, तो हमने उससे कुछ पूछ रहे हैं, वो क्लियर नहीं बता पा रहा है, तो हम क्या देंगे? उसको एक टेस्ट दे देंगे। अब उसे पता नहीं है, वो क्वेश्चन में जो रिप्लाई करेगा, जो टिक करेगा, उससे हम एसेस कर लेंगे ये स्ट्रेस के किस लेवल पे है, या एंजाइटी के किस लेवल पे है, या डिप्रेशन के किस लेवल पे है। उसे कुछ नहीं पता है। ठीक है, मान लो हमें किसी से पूछना है कुछ, उसकी डिजायर्स को जानना है, हम इतना टाइम क्यों लगाएंगे? हम सीधा उसको एक 5 लाइन की या 2 लाइन का एक पिक्चर देते हैं कि इस पिक्चर को डिफाइन कर दो। वो पिक्चर को जो डिफाइन करेगा, बस उसी से हमको पता चल गया इसकी डिजायर्स क्या है। ठीक है, तो ये क्या? ये सब असेसमेंट में आता है। किसी का साइन करवा लो, पता चल जाएगा ये क्या करने वाला है, या इसका अभी का रिसेंट में कहाँ पर ये स्टे कर रहा है। ठीक है, तो ये सब क्या? ये असेसमेंट है। तो ये सारी चीज़ें किसका पार्ट है? असेसमेंट का पार्ट है, कि जिसमें हम किसी की भी योग्यता का मूल्यांकन करते हैं। क्लियर? क्या है असेसमेंट? किसी की भी योग्यता का मूल्यांकन करना है इन सब विधियों के द्वारा। मान लो हमें आपको देखना है, जैसे हम जाते हैं कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, कभी प्रोग्राम्स वर्कशॉप होती है, तो हमें करवाना है मेंटल हेल्थ देखनी किसी को कि मेंटल स्टेबिलिटी क्या। अब उसमें बैठे हैं, पूरा लार्ज ग्रुप है, 300 है या कम है, उससे अधिक है, या एक क्लास ही है 60-70 स्टूडेंट की मर्ज करके है क्लास को, तो उसमें हमें देखना हो तो हम क्या करेंगे? तो ये आपके लिए भी है। जब आप कहीं जाएं तो किसी भी चीज़ को फर्स्ट जो आपका इंट्रैक्शन होता है वही मस्ट होता है सबके लिए। तो उसमें क्या करना है? केवल आप सबको आइज क्लोज करवाइए और 30 तक काउंटिंग करने के लिए बोल दीजिए, और कुछ बताइए मत, बस 30 टाइम्स उसको ब्रेथ काउंटिंग करवा दीजिए और बाद में पूछ लीजिए। पहले तो फेस से दिख जाएगा कौन कितना स्टेबल है, फिर उसके बाद जिसने नहीं कर पाई, बस आप समझ लीजिए कि ये कहाँ पर है, इनका प्रेजेंट सेंस ऑफ जो है माइंड वो कितना लो में है या कितना हाई में है। ये सब किसका पार्ट है? असेसमेंट का पार्ट है। आपको कहा गया आसन करिए, आसन एक के बाद दूसरा कहा गया, आपने क्या किया? आप भूल गए कि बैठने वाले थे तो दंडासन में आना था, या खड़े होने वाले थे तो पोस्चर चेंज करना था। तो ये क्या? ये असेसमेंट का पार्ट है। ठीक है, क्लियर हो रहा है कि असेसमेंट है क्या? असेसमेंट का मतलब कुछ है, असेसमेंट का मीन्स है किसी भी तरीके से आपकी योग्यता का पता करना। दिस इज कॉल्ड असेसमेंट। नेक्स्ट आते हैं, इसमें क्या है? नीड, स्कोप एंड पर्पस। इसकी आवश्यकता क्या है? इन सब चीज़ों की इवैल्यूएशन की नीड क्या है? यदि सही से असेसमेंट किया गया तो ये पता चल जाएगा आप किसके लिए एलिजिबल हैं, पहली चीज़। ठीक,
स्कोप देखते हैं। यदि आप सबका हमने असेसमेंट किया यहाँ पे, तो हमें समझ में आ जाएगा कि कुसुम जी किस फील्ड में अच्छा करेंगी। हम हर बार बोल रहे हैं आपसे लगातार कि आप लोग एक डिजीज़ को चूज़ करिए। यदि आप ना चूज़ कर पा रहे हो तो एग्ज़ाम हो जाए, आप हमसे थोड़ा सा टाइम लीजिए, बात कीजिए, हम चूज़ कर देंगे। क्योंकि फिर हम आपकी पर्सनालिटी से ले लेंगे कि आप क्या अच्छा कर देंगे या कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका स्कोप क्लियर हो जाएगा कि किस जगह जाना है। कई बार आपके अंदर है डाइजेस्टिव सिस्टम के लिवर को क्योर करने की कैपेबिलिटी, आप क्या कर रहे हैं, थायराइड पर काम कर रहे हैं, सफल ही नहीं होंगे आप जाकर। या तो आप खुद से जान लें, नहीं जान पा रहे हैं तो फिर किसी सही पर्सन से क्लियर कर लें कि हम किस फील्ड में अच्छा कर सकते हैं। तो वो क्लियर हो गया तो स्कोप का मीन समझ गए कि आपको पता चल जाएगा कि कहाँ हम एलिजिबल हैं किस फील्ड में जाने के लिए, तो वहाँ पर अप्लाई कर देंगे जाकर। ये हो गया स्कोप का पार्ट। पर्पस क्या है, उद्देश्य ये है कि जब आप किसी एक फील्ड में स्पेसिफिक नॉलेज रखते हैं तो फिर आपके लिए सरल हो जाता है किसी को ठीक करना, और सामने वाले के लिए सरल हो जाता है आपसे बातचीत करना, क्योंकि उसे क्लियर है कि ये इस फील्ड का ही एक्सपर्ट है। ठीक, ये क्या है, उद्देश्य, पर्पस है। इसलिए इवैल्यूएशन की आवश्यकता है, असेसमेंट की आवश्यकता है। फिर नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ इवैल्यूएशन, क्या क्या होने चाहिए। तो प्रिंसिपल्स क्या क्या है इसके, किसी का मूल्यांकन करने जा रहे हैं तो क्या क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए। मान लो हम आपका असेसमेंट करने जा रहे हैं प्रैक्टिकल क्लास के लिए कि कौन अच्छा कर रहा है कौन नहीं अच्छा कर रहा है, तो हम क्या क्या देखेंगे, क्या क्या सिद्धांत होने चाहिए इसमें। चलो आप सब लोग 2 मिनट है, बॉडी स्ट्रक्चर, हाँ, और बॉडी स्ट्रक्चर देखेंगे, उसका बैठने का तरीका, खड़े होने का तरीका, और किस पोस्चर में, उसके बाद लेटने का भी उसका देखेंगे, और आसन करने का तरीका। ठीक, और इसके साथ देखेंगे फेस से भी पता चलेगा। वेरी गुड, उसका फेस देखेंगे कि स्ट्रेस है फेस पे या वो नॉर्मल है। क्योंकि कोई कितना भी अच्छा कर ले, मान लो आपको अच्छे से अच्छा भोजन बना ले, ठीक है, और आप जिसको परोसने जाए मुंह बना ले, ठीक है, तो आप देखना सामने वाले को लगेगा कि कहाँ से हमने कह दिया। ठीक, और जो घर के लोग भी ना, उनको भी गुस्सा आ जाएगा। ठीक है, तो इसका, और आपने कम अच्छा भोजन भी बनाया हो लेकिन फेस पर मुस्कुराहट और बॉडी लैंग्वेज स्टेबल हो, आप देखेंगे वो भी लोगों को अच्छा लगेगा। तो बस यही चीज़ें हैं जो हमारी सिंपल लाइफ में जो चीज़ें हम लोगों को आवश्यकता है जिन चीज़ों की, वही यहाँ पर भी आवश्यकता है। ठीक है, योग का मतलब ये नहीं है कि योग कुछ इतना डिफरेंट है कि कुछ हमें इसमें स्पेसिफिक करना है। जो हम डेली रूटीन में अपना काम कर रहे हैं वही यहाँ पर है। जब हम लोग भोजन बना रहे होते हैं, आप देखेंगे यदि पूरा कॉन्सेंट्रेट है, आप वही मसाले डेली डाल रहे हैं, पर उस दिन भोजन क्यों अच्छा बन रहा है, क्योंकि पूरी एनर्जी वाइब्रेशन एक जगह पर थी। और ऐसे ही हम जब पढ़ते हैं, कुछ करते हैं, यदि आप उस समय वहीं पढ़ें, और हमें ऐसा लगता है कि जीवन में आप जो कुछ करें, यदि आपको लगे कि नाली साफ़ करनी है, बाथरूम साफ़ करना है, टॉयलेट साफ़ करना है, कितना भी गंदा काम हो, गंदा तो इस धरती में कुछ होता ही नहीं है। ठीक, गंदा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जिसको हम नाली बोल रहे हैं, टॉयलेट बोल रहे हैं, यूज़ तो हम ही कर रहे हैं, तो गंदा किस बात पे। ठीक है, तो जो करें वो इतना शिद्दत से करें कि उस समय काम करते समय लगे कि हम इसी के लिए बने हैं। आप देखना उस दिन से आपको जीवन जीना अच्छा लगेगा। अभी हमें क्या लगता है, हर चीज़ से लगता है अरे ये कहाँ, ये कैसे, तो बस आप समझ लेना आपको जीवन कुछ नहीं जीना है। ठीक है कोई मन नहीं आपका जीवन जीने का। तो जब आपको हर काम रुचिपूर्ण लगने लगे, आनंद आने लगे, तो आप समझना कुछ मिले ना मिले, दूसरा जन्म मनुष्य का जरूर मिलेगा। या तो मुक्त हो जाएंगे इसी जन्म में, या तो मनुष्य का जीवन मिलेगा। अब हम लोग शांति पाठ करेंगे। ठीक है, चलिए अब शांति पाठ मंजू मैम नहीं बोलेंगे, कौन बोलेगा, चलिए आशा बोलिए। कमर को सीधा रखते हुए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। Now rub your palm, touch your eyes, then open your eyes. सबको प्रणाम। चलो शुभ रात्रि। कल मिलेंगे सुबह। कल सभी लोग हो सके तो क्लास अटेंड कर ले, रिकॉर्डिंग भी कर देंगे ताकि पूरा रिवीजन हो जाए ओवरऑल क्लास का। ठीक है मैम, कल का क्या टाइमिंग रहेगा? कल सुबह का Practical class 6 का? बजे से 7:30, 7:30 रखेंगे, 6 से 7:30 रखेंगे। और एक बार कल हम सुबह डिसाइड करके हम बता देंगे, एक बार हम 1.5 घंटे की क्लास लेंगे, 90 मिनट्स की, पूरा एक रिवीजन लेंगे हम आपका। ठीक है, बाकी फिर हम डेली जो पढ़ने वाला है या लेक्चर वाला जो आपको 5 मिनट्स का, वो डेली का थोड़ा 20 मिनट्स का टाइम दे दें। कल एक बार जितने लोगों की क्वेश्चंस हैं वो हम एक जगह पर कनेक्ट करेंगे। ठीक, चलो सबको प्रणाम, शुभ रात्रि।